हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बिहार स्पेशल जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखा है उसको हम लोग एकदम बेसिक से देख रहे हैं। ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो पहला लेक्चर मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया था। फर्स्ट लेक्चर में क्या था, थोड़ा सा क्विकली रिमाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देखा था लास्ट लेक्चर में। लेक्चर 1 जो था आपका, उसमें हमने जनरली आपका बिहार फाउंडेशन, ठीक है, जो आपको सामान्य परिचय है बिहार का, चाहे आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से हो जाए या सामाजिक दृष्टिकोण से हो जाए या फिर वहाँ का जोग्राफिकल चीज़ें हैं, जैसे आपको जोग्राफी बहुत बेसिक से मैंने चीज़ें बताया, ऐसा नहीं कि जोग्राफी में अलग से आपको नहीं बताऊंगी, जोग्राफी अलग से बताया जाएगा। ठीक है, पॉलिटी में मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा हम क्या क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि बिहार बजट भी आपका रहने वाला है। इसके अलावा आपको जो है वो वन के बारे में पूछा जाता है, जो आपको फॉरेस्ट सर्वेक्षण है उसके बारे में पूछा जाता है, तो उन सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जब हमारा सारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो हम करंट अफेयर को भी देखने वाले हैं, क्योंकि बिहार में आपको करंट अफेयर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब ना यहाँ पे जो सवाल था, यही सवाल था कि हम इन पूरे लेक्चर को कौन कौन रेफर कर सकता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। चाहे आप बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, जो बिहार का टीचिंग एग्जाम होने वाला है, जो आपका शिक्षा जो विभाग से परीक्षा आपका होने वाला है बहुत ही हाल फिलहाल में, उसमें काफ़ी वैकेंसी है, तो आपके लिए वो भी आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। बिहार स्पेशल वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इसके अलावा बिहार जुडिशरी का एग्जाम होता है, वहाँ पे भी बिहार स्पेशल से सवाल आपको पूछे जाते हैं। फिर बिहार दरोगा है, वहाँ पे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो आपको तथ्य आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। ये लेक्चर आपका जो है वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, इतिहास से जुड़ा हुआ है। एंड मैंने बार बार आपको बोला है कि अगर बिहार स्पेशल में अगर आप देखोगे और बिहार के जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, और ये जो भी आपका लेक्चर आपको दिया जा रहा है ना, वो या फिर आपको जो भी इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ऐसे रिसर्च किया गया, एनालाइज किया गया, किसके बेसिस पे, आपका जो ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ से कितना सवाल किस तरह से पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को क्या करें, पूरा फ्रेम करें। ठीक है, हिस्ट्री, आपका इतिहास जो है वो बहुत बहुत डेप्थ में जाके सवाल पूछा जा रहा है आजकल। आपको एनसीईआरटी भी एनसीईआरटी तो तैयार करके लेके जाना ही जाना है। अब थोड़ा सा क्या होता है कि कुछ डिटेल सवाल भी आपको आ जाते हैं, तो उन सारे सवाल को कैसे हमें क्या करना है, टैकल करना है, उन सारे सवाल को किस तरह से उसको जवाब देना है, और उस सारे सवाल को हमें सही कैसे करके आने एग्जाम में, उनकी भी रणनीति हम लोग बनाते साथ में चलते जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। ठीक है, किसके दृष्टिकोण से, बिहार के दृष्टिकोण से। ठीक है, भारत के दृष्टिकोण से आज नहीं देखने वाले हैं, नेशनल हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा रखा है। आज हम लोग बिहार के पर्सपेक्टिव में देखने वाले हैं कि आपको बिहार में जो है वो प्राचीन इतिहास कैसे फलता फूलता है। ठीक है, अब एक तो ये भी होता है कि अगर हम बिहारी जब कहीं भी बाहर जाते हैं तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, बिहारियों के पास क्या, तो जनरली तो आर्यभट्ट थे। ठीक है, हमारे पास मौर्य साम्राज्य था, हमारे पास गुप्त साम्राज्य था, हमारे पास नालंदा था। ठीक है, तो उसको उसके अलावा ये सब बेसिक चीजें आपको शायद पता होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे से स्किप हो जाता है, हमें पता नहीं चल पाता है। तो हम लोग आज उन सारे मुद्दों पे भी ध्यान देंगे, और बिहार को हम लोग कहाँ से जोड़ के चलेंगे, आज पाषाण काल से जोड़ के चलेंगे। ठीक है, पाषाण काल से लेके आपको महाजनपद तक की आज की जो क्लास की जर्नी रहने वाली है वो पाषाण काल से लेके महाजनपद तक की जर्नी रहने वाली है। अब हम जनरली जब बिहार की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में देखते हैं, तो हम अगर बहुत सारे आप देखोगे कहीं से अगर आप पढ़ते हो या फिर आप कोई बुक रेफर करते हो, तो डायरेक्टली वो जंप कर जाते हैं कहाँ पे, महाजनपद समयकाल पे, और महाजनपद के बाद थोड़ा बहुत बुद्धिज्म और जैनिज्म, और बहुत ज्यादा आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बता के, गुप्ता साम्राज्य बता के प्राचीन इतिहास खत्म कर दिया जाता है, और डायरेक्टली हम मध्यकालीन में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे समझोगे, तो कुछ ऐसे एग्जाम भी हुए हैं जहाँ पे आपको पाषाण काल से जोड़ के सवाल पूछा गया है। ये सवाल कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका बिहार का संबंध जो है वो इवन आपको पाषाण काल में भी होता है। और जब देखोगे तो आप जनरली कहीं से सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ, यहाँ से हमारा बिहार का इतिहास शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो आज पाषाण काल से भी हम लोग चीज़ों को जोड़ते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कैसे आपका आज क्लास रहने वाला है, सबसे पहले जो है वो किस तरह से क्रोनोलॉजी बैठेगा। जस्ट देखते पहले आपका स्टोन एज, जिसको हिंदी में पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, अब ये पाषाण काल भी आपको 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, पैलियो, मेसो, नियोलिथिक। अब देखो इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो महापाषाण, ठीक है, जो आपको पूर्व पाषाण जिसको बोलते हैं, पूर्व पाषाण, और ये आपका मध्य पाषाण, और ये इसको नव पाषाण बोला जाता है, या फिर इसको नियोलिथिक बोला जाता है। ये पाषाण युग थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जनरल से चीजें हैं और हम यहाँ से इतिहास को शुरू ही नहीं करते। हम या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेते हैं, या फिर वैदिक, और उसके बाद हम लोग
मौर्यन ये पढ़ के चले जाते हैं, बट सवाल क्योंकि यहाँ से पूछा जा रहा है आपको, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो जो आपका पाषाण युग था, इसकी क्या विशेषताएं थी? जनरली इसमें आपको बड़े बड़े पत्थरों का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था, किस चीज के लिए? हंटिंग और गैदरिंग के लिए। अब यहाँ पे आपको कोई डोमेस्टिकेशन, जो हम लोग पशुपालन की बात करते हैं, डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं, डोमेस्टिकेशन बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे लोग जो है वो जानवरों को पालते नहीं थे। लोग कैसे रहते थे? हंटर और गैदरर के जैसे रहते थे, मतलब घुमंतु लोग थे, एक जगह वो इकट्ठा होके नहीं रहते थे। और इसके बारे में अगर देखा जाए, पैलियोलिथिक साइट के बारे में पूछा जाए, अगर इंडिया के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो पैलियोलिथिक साइट आपको जनरली जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न अर्थात उत्तर, जो आपका पश्चिमी एरिया है, जिसको हम लोग पंजाब बोलते हैं, सिंध वाला एरिया है, और आपको प्रेजेंट है जो पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया है, इवन अफगानिस्तान का एरिया है, उसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया बोलते हैं। इवन आपका थोड़ा बहुत राजस्थान भी आ जाता है, कुछ आपका गुजरात वाला पोर्शन भी आ जाता है। लेकिन बिहार के हिसाब से अगर आपको पूछा जाए, बिहार में आपको क्या पैलियोलिथिक, जिसको हम लोग पूर्व पाषाण बोलते हैं, सबसे पहला आपको इसमें जनरली आपको बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो क्या बिहार में हमें पैलियोलिथिक साइट्स मिलते हैं? पैलियोलिथिक का हमें कहीं संदर्भ मिलता है? तो हाँ, मिलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पैलियोलिथिक साइट का भी हमें संदर्भ मिलता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको? तो क्योंकि बिहार को जब हम लोग पढ़ते हैं तो झारखंड और बिहार को देखते हुए साथ के साथ चलते हैं। सो जनरली आपको ज़्यादातर साइट जो है, ज़्यादातर जो आपको स्थल है, वो कहाँ पे मिलता है? झारखंड में मिलता है। लेकिन जो झारखंड से सटा हुआ आपको एरिया है, जो बॉर्डर वाला एरिया है, कहाँ पे? जैसे कि गया है, आपका जमुई है, मुंगेर है, ये वाला एरिया जो है आपको, मुंगेर ठीक है ऑल्दो बॉर्डर शेयर नहीं करता, बट जो आपको नीचे का पोर्शन है ना, जब मैप में हम लोग देखते हैं, नीचे निचला वाला जो आपका एरिया है, वो आपको जो जहाँ से झारखंड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, उस वाले एरिया में हमें पैलियोलिथिक, जो इसको हम लोग पूर्व पाषाण बोलते हैं। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है, झारखंड का तो आपको सिंहभूम है, ठीक है, छोटा नागपुर वाला जो एरिया है वो आपको पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण में आता है। बट बिहार के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है कौन कौन सा एरिया? मुंगेर, गया का भी एरिया हो जाएगा, और जमुई का भी एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब मुंगेर में एक जगह का नाम याद रखना आपको, पैसरा, ठीक है, पैसरा ये स्थल है। और ये पूछा हुआ आपको सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है कि आपको पूर्व पाषाण काल से जो है बिहार में कौन सा एरिया जो है वो मिला है, ठीक है। तो ये मुंगेर में है, ये है पैसरा। और पैसरा की विशेषता क्या है, ये भी पूछा गया, इसके फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है। तो पैसरा का विशेषता आपको क्या है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हुई थी? तो यहाँ पे आपको हट, ठीक है, झोपड़ी मिला हुआ था। और ये जो झोपड़ी है वो आपको घास फूस के बने हुए थे। तो ये विशेषता आपको याद रखना है पैसरा से, ठीक है ना। अब अभी तक आपने बार बार चिरांद सुना होगा, चिरांद जो है वो आपको पाषाण काल से मिला, लेकिन शायद पैसरा आपसे मिस हो गया होगा। तो पैसरा आपको याद रखना है कि पैसरा आपको कहाँ पे? मुंगेर में है। और ये आपको किससे संबंध रखता है? पूर्व पाषाण काल से, ठीक है। और जो हम लोग चिरांद की बात करें, वो चिरांद आपको पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण में नहीं आएगा, वो किस चीज में आएगा? आपको नियोलिथिक में आएगा, ठीक है। अब मेसोलिथिक जो हमने बोला है, जिसको हमने मध्य पाषाण काल बोला है, तो इसमें भी आपको बिहार के बहुत सारे जो है वो एरिया मिलते हैं। अब इसमें आपको जो बिहार के कौन कौन से एरिया है, तो अगेन इसमें भी आपको याद रखना है कि गया वाला एरिया है, नालंदा का कुछ एरिया है, एंड ठीक है, मुंगेर का भी इसमें भी आपको आता है। अब मेसोलिथिक में आपको यहाँ से बिहार से जो है कुछ ऐसे एरिया मिले जहाँ पे कुछ पेंटिंग्स मिले, आपको कुछ चित्रकला। जैसे अगर हम लोग ओवरऑल हिस्ट्री में बात करते हैं, आपको राष्ट्रीय इतिहास में बात करते हैं, नेशनल हिस्ट्री में बात करते हैं, सो मेसोलिथिक में आपको जनरली भीमबेटका का नाम सुना होगा, जो कि आपको कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और अगर पूछा जाए ना कि भारत में आपको सबसे प्राचीन जो या सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग हमें कहाँ से मिलता है, तो ये भीमबेटका से ही मिलता है। और ये चित्रकला जो है वो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम की सामाजिक स्थिति को, किस तरह से लोग रहा करते थे, क्या करते थे, किस तरह, क्या वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे कि नहीं, कृषि करते थे कि नहीं करते थे, कौन कौन से जानवरों को वो पालते थे। क्योंकि उस पेंटिंग में अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, ठीक है, सब वो पेंटिंग को, वो चित्रकला को नहीं समझ सकता, उसके लिए हमें थोड़ी समझ की जरूरत होती है। तो अगर उस पेंटिंग को आप बहुत ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको कहीं डांस को दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया, लोग नृत्य करते हुए दिखाए जा रहे हैं, महिलाओं को जो है वो घर में मतलब या फिर उनको दिखाया गया कोई घर का काम वाम कर रही है, ठीक है, बच्चों को खेलते हुए दिखाया गया है। कुछ ऐसे पेंटिंग है जिसमें आपको जो पुरुष है वो जानवरों को क्या करे, पकड़ने की कोशिश करे या मारने की कोशिश करे, तो हंटिंग को दिखाया गया। तो इससे दिखाया जाता है कि आपको जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी रही होंगी, लोगों का खान पान जो है वो कैसा रहा होगा। तो ये सारी चीजें हमें पेंटिंग से, भीमबेटका की पेंटिंग से पता चला। वैसे ही आपको बिहार में भी कुछ आपको चित्रकला मिलता है जिसका संबंध मध्य जो आपका पाषाण काल है उससे रखा गया है। और वो एरिया कहाँ का है? आपको नालंदा
मुंगेर में मिला है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना। मुंगेर में भी पूछा जाए आपको तो ये खड़गपुर का, ठीक है, खड़गपुर का हिल्स है, यहाँ पे आपको खड़गपुर की पर्वत है। और ये पर्वत है तो क्योंकि मेसोलिथिक जनरली जो लोग रहते थे, आपको मध्यकालीन पूछा जाए या पाषाण समय का जो आपको पूछा जाए कि लोग कहाँ पे जनरली रहते थे, तो वो आपको जहाँ पे आपको बड़े बड़े पर्वत होते थे, पर्वतों में ही रहते थे, क्योंकि उनका कोई सेटलमेंट नहीं था, उनका ऐसे कोई परमानेंट जो है स्थायी रूप से कहीं नहीं वो रहते थे। वो जनरली कैसे रहते थे, जैसे लोग घुमंतु लोग रहते थे, गुफा ढूंढते थे, गुफा में कुछ दिन रहे और अगर मौसम अगर मान लो सही हो गया तो वो वापस वहां से मूव करके कहीं और चले जाते थे, जिसको हम लोग हंटर गैदरर भी बोलते हैं और वंडरर्स भी बोलते हैं, जो कि एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। नोमैडिक पीपल बोला जाता है उसको इंग्लिश में। तो ऐसा आपका इनका स्थिति था, ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया, अगर आपको कहीं भी पूछा जाएगा कि जो हमारा पाषाण युग से बिहार का कोई संबंध था कि नहीं था, तो आपको तो आप समझ में आ गया। पैसरा मुंगेर वाला एरिया जो कि आपको किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वहां पे आपको झोपड़ियां मिली हैं, और वो झोपड़ियां जो है वो मतलब इस तरह की झोपड़ियां मत समझना जैसे नियोलिथिक में मिलेगा आपको, जो कुछ झोपड़ियां मिली है। और उसके अलावा आपको बहुत सारे औजार भी मिले हैं जो कि आपको पत्थर के बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि लोग यहाँ पे रहते थे, और इसको पैलियोलिथिक से जोड़ा जा रहा है, पूर्व पाषाण से जोड़ा रहा है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा बिहार का आपको साइट मिला है ना, जो सबसे ज्यादा आपको स्थल मिला है, किस चीज से, नियोलिथिक से मिला है। अब जो आपको पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, सब में डिफरेंस है। पैलियोलिथिक में आपको लोग एकदम स्थायी रूप से नहीं रह रहे, याद रखना आपको। बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है, किस चीज के लिए, जानवरों को मारने के लिए। और यहाँ पे कोई फैमिली सिस्टम, आपका पारिवारिक संबंध जो है वो आपका विकसित नहीं हुआ है। लोग ऐसे ही आपको जो है ग्रुप्स में भी नहीं घूम रहे, अकेले घूम रहे एक दूसरे से, और पूरे तरीके से आपको कुछ डेवलप नहीं हुआ है। तो ये बस याद रखना। बस हाँ, आग की खोज हो चुकी है। फायर अगर पूछा जाए आपको, आग की खोज कहाँ पे हुई थी, तो ये पूर्व पाषाण में ही हो गई थी। मेसोलिथिक में क्या होता है, आपको जो है जो जलवायु परिवर्तन, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, अभी क्लाइमेट चेंज आपका चल रहा है, दौर चल रहा है, बहुत सारे आपको देखोगे तो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। सो ये क्लाइमेट चेंज आपको आता है पैलियोलिथिक, मतलब पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहले आपको एग्रीकल्चर के लिए, जो आपको कृषि के लिए पूरे तरीके से हमारा जो था वो वातावरण तैयार नहीं था, लेकिन मेसोलिथिक में आपको ये तैयारी शुरू हो जाती है। बट अगेन याद रखना, तैयारी शुरू हो रही है, लेकिन एग्रीकल्चर पूरे तरीके से डेवलप नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको जो है वो पशुपालन की तरफ भी ध्यान दिया जाता है, कहाँ, मध्य में। लेकिन आपका नियोलिथिक आपको याद रखना, बिहार के दृष्टिकोण से नियोलिथिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आपको बहुत सारे जो है वो अवशेष मिलेगा, इसका बहुत सारा आपको जो है वो एविडेंस मिलता है, कहाँ से, बिहार से मिलता है। सो बिहार के दृष्टिकोण से आपको पाषाण काल में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हमें अवशेष, सबसे ज्यादा जो है जानकारी, या फिर सबसे ज्यादा हमें जो साइट्स है, स्थल है, वो कहाँ से मिला है, तो नियोलिथिक से मिला है, जिसको हम लोग नव पाषाण युग बोलते हैं, ठीक है। और नव पाषाण के बारे में अगर पूछा जाए आपको कब से कब तक था, क्योंकि सबका आप टाइम पीरियड नहीं भी याद रखते हो, क्योंकि ऑलरेडी एक एग्जाम में आपको, बिहार के एग्जाम में पूछा गया था कि नव पाषाण का समय काल कब से कब तक था। तो आपको 6000 तक याद रखना है, 9 के लिखो, 9000 से लेके 9 to 6000 BC, ठीक है। सो ये आपका समय काल नियोलिथिक का माना जाता है। तो नियोलिथिक में आपको कौन कौन से साइट्स हैं, ये आपको दिमाग में बिठा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नियोलिथिक साइट्स बता देती हूँ मैं एक जगह आपको, ताकि चीजें याद हो जाए। सो नियोलिथिक में अगर पूछा, जिसको हम लोग नव पाषाण बोल रहे हैं, नव पाषाण, ठीक है, जिसको नियोलिथिक बोला जाता है, नियोलिथिक। बिहार में इसका कौन कौन सा साइट है। सो बिहार में आपको याद रखना है, पैसरा आपको याद रखना पैलियोलिथिक से भी है, एंड पैसरा का आपको साइट नियोलिथिक में मिलता है। तो यहाँ पे आप पैसरा यहाँ पे भी लिख सकते हो, पैसरा। अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे पूर्व पाषाण में लोग रहे होंगे और जब नव पाषाण आया होगा तो लोग वहाँ से भाग गए होंगे, ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे तब भी रहे होंगे। तो पैसरा आपका यहाँ पे भी होगा, ठीक है, नियोलिथिक में भी होगा। फिर आपका आता है चिड़ांद, जो आपने बार बार सुना होगा, ठीक है। ये चिड़ांद जो है आपका, ये कहाँ पे, सारण में है। पैसरा आपको मुंगेर याद रखना है, और चिड़ांद आपको सारण में है, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है ना। इसके अलावा एक और साइट है जो कि आपका सेनवार है, ठीक है, सेनवार, ये कहाँ पे आपका, रोहतास में है। अब यहाँ पे कौन कौन सी क्या क्या विशेषता है, यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो लोग क्या मिले आपको, सेटलमेंट मिला है, लोगों का रहने का जो है व्यवस्था मिला है, जिसमें आपको कुछ थोड़े बहुत पॉटरी, ठीक है, जिसको मृदभांड बोला जाता है, ये भी मिला है, इसका अवशेष मिला है। फिर आपको चिड़ांद में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी चीजें मिली है, चिड़ांद में आपको जो है वो हड्डियों के बने, ठीक है, हड्डियों और पत्थरों के बने हुए औजार मिले हैं, बोन्स एंड स्टोन टूल्स, इनके आपको जो है वो औजार मिले, कहाँ पे, चिड़ांद में मिला है, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखना है ना। फिर इसके बाद अगर आपको पैसरा समझ में आ गया, चिड़ांद आ गया, उसके बाद
फिर सेनवार जो कि मैंने रोहतास में बोला है। झारखंड में भी बहुत सारे मिले आपको, छोटा नागपुर जो आपको पठार है, प्लेट्यू है, वहाँ पे बहुत सारे साइट है, बट क्योंकि हम बिहार के हिसाब से चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं, सो आपको ये 3-4 साइट जो है वो पक्का पक्का याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक साइट है जिसको ताराडीह बोलते हैं, ठीक है, ताराडीह, ये कहाँ पे है, गया में है। ये भी आपको नियोलिथिक जो है वो नवपाषाण का ही साइट है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूछा जाए जो बिहार का पाषाण काल से किस तरह से संबंध रहा है, कहाँ पे आपको इसके साइट्स मिले हैं, तो ये आपको शायद आप समझ में आ गया होगा। और पूर्व पाषाण, मध्य और जो नव पाषाण है, इसके बीच का डिफरेंस भी समझ में आ गया हो। नव पाषाण में आपको याद रखना है कि लोगों का रहने का जो है वो स्थायी रूप से व्यवस्था हो जाता है। लोग आप पशुपालन करते हैं। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आपको नवपाषाण का वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ से आपको कृषि की शुरुआत, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है। और एग्रीकल्चर का शुरुआत होना ही जो है लोगों का क्या होता है, स्थायी रूप से रहने के लिए लोगों को मजबूर करता है। क्योंकि बेसिक सी कॉमन से सेंस है, अगर आप मान लो किसी चीज को क्या करते हो, कल्टीवेट करते हो, आप किसी चीज को ग्रो करते हो, सो आप उस चीज को क्या करोगे, उसके आसपास ही रहोगे, उसको नोटिस करोगे किस तरह से वो ग्रो कर रहा है, कैसे उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। मान लो आप ही जो कृषि से जुड़ते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी चीज़ को बो दोगे और फिर आप 2 महीने के लिए कहीं और चले जाओगे, ऐसा तो नहीं है। इवन आप अगर आप बिहार में देखोगे तो जब कृषि का आपको, जब एग्रीकल्चर का सीजन आता है, तो जो हमारे लेबर है जो कि आपको कहीं और रहते, मुंबई में रहते, दिल्ली में रहते, चेन्नई में रहते, लेकिन जब आपको कृषि का सीजन आता है तो वो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके वापस अपने होम टाउन जाते हैं। और जब एग्रीकल्चर का सीजन वापस से खत्म हो जाता है तो फिर वो वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। सो क्योंकि वहां पे आपको रहना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ता है। तो ऐसे न्यूलिथिक में जब आपको एग्रीकल्चर शुरू होता है, और एग्रीकल्चर भी आपको, कृषि भी कौन से 2 क्रॉप्स का शुरू होता है, याद रखना आपको, वीट एंड बार्ले, ठीक है। वीट और बार्ले का आपको, इसका जिसको जौ बोलते हैं, बार्ले का आपको क्या होता है, खेती शुरू होता है। इसीलिए आपको जो मैंने सेनवार आपको लिखा है जो कि रोहतास में है, यहाँ पे हमें वीट और बार्ले का भी अवशेष मिला है, जिससे लगता है कि यहाँ पे पहले आपको गेहूं और जो आपका बाजरा है उसकी खेती की जाती थी। और इवन आपको मिलेट्स, अभी जो बहुत ज्यादा न्यूज में चलता रहता है ना, मिलेट मिलेट बात करते होगे आप लोग, सो मिलेट भी आपको कहाँ पे मिला था, रोहतास में मिला था, सेनवार में मिला था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जो बिहार का नाम है, ठीक है, बिहार कैसे नाम पड़ा था, ये सारी चीजें हमने लास्ट वाले, पहला जो आपका लेक्चर था, पहला जो क्लास था उसमें हमने देख लिया था। सो जैसे एवरी स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन ग्लोरियस एंड रिच हिस्ट्री इंक्लूडिंग बिहार, ठीक है। सो जैसे आपको हर राज्य, 28 स्टेट है, 28 राज्य हैं, ठीक है, और 28 राज्य सबके अपना कुछ ना कुछ, अपना अपने आप में कुछ यूनिक कल्चर है, ठीक है। चाहे आप जिस भी राज्य के बारे में देखो, कोई आपको कृषि प्रधान मिलेगा, कहीं पे आप देखोगे तो टूरिज्म के लिए जो आपको फेमस है, कोई हर राज्य का अपना कुछ ना कुछ जो है वो इतिहास रहा है। वैसे बिहार का भी आपका एकदम ग्लोरियस पास्ट रहा है, और उसी ग्लोरियस पास्ट को हम लोग आज की क्लास में देख रहे हैं। सेंटर ऑफ पावरफुल एम्पायर्स, यहाँ पे आपको बड़े बड़े जो है साम्राज्य का क्या हुआ है, जो विकास हुआ है, जिसमें आपको देखा जाए चाहे मौर्य साम्राज्य है, चाहे आपको गुप्ता साम्राज्य है, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कैपेबल एम्पायर्स इट्स रिमेन कल्चरल सेंटर फॉर एजुकेशनल फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। अब इसी चीज को हिंदी में भी देखोगे आप तो ये राज्य आपको किस गौरवशाली माना जाता है, किस इतिहास के दृष्टिकोण से। और ये बस आपको इतिहास में अगर देखा जाए तो राज्य और साम्राज्य के लिए ही बस याद नहीं किया जाता। इवन जो आज सबसे बड़ी बिहार की समस्या है वो क्या है, शिक्षा है, ठीक है। शिक्षा जो है वो सबसे हमारा कमजोर जो है विषय माना जाता है। स्वास्थ्य भी है, ठीक है, और शिक्षा अगर अच्छा हो जाता है तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, और शिक्षा अच्छा होगा तो वहाँ पे रोजगार भी अच्छी हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज किस चीज़ को लेके है, शिक्षा को लेके है। लेकिन एक ऐसा दौर था जो आपको बिहार को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। यहाँ पे आपको बड़े बड़े जो है वो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, चाहे आपका नालंदा हुआ, इससे पहले आपका मिथिला यूनिवर्सिटी होता था, फिर उसके बाद विक्रमशिला, तो बड़े बड़े जो आपको विश्वविद्यालय बने, और लोग आपको जो है वो अलग अलग विश्व के कोने से पढ़ने के लिए आते थे। सो आज यहाँ पे जो शिक्षा का सबसे बड़ा देखिए प्रॉब्लम है। सो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बिहार का टर्म जो है बिहार शब्द से लिया गया था, मोनेस्ट्री मतलब जो है बौद्ध मठ से लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था, बट आज का क्लास जो है वो मैंने आपको पाषाण युग से बताया, तो वो आपको चीज़ें याद रखनी है। ना एक और चीज़ है जो बिहार का, जब बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, सो जब भी इवन अगर आप किसके बारे में पढ़ते हो, नेशनल हिस्ट्री भी पढ़ते हो, आपको राष्ट्रीय इतिहास भी पढ़ते हो, तो इतिहास को पढ़ने का जो है वो कहाँ से कौन सा तरीका होता है, कैसे उसको समझा जाता है, तो वो जनरली आपको स्रोत पे क्या होता है, निर्भर करता है। आप कौन कौन से स्रोत को पढ़ते हो, उसी से हम इतिहास को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सो बिहार को भी जब हम लोग पढ़ेंगे, बिहार के बारे में पढ़ेंगे, तो हम कौन कौन से स्रोत के बारे में देखने वाले। और यहाँ से डायरेक्टली आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल पूछा जा रहा है। सो इसीलिए इस लेक्चर को आप
नहीं जो है स्किप नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते हो। इवन अगर आप पढ़ते हो, कोई भी बुक उठाते हो, तो आपको पहला यही चैप्टर यहीं से स्टार्ट ही होता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं गुप्ताज और मौर्याज पर। नहीं करना है आपको, यहाँ से सवाल आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप पूरे इतिहास को पढ़ रहे हो और इतिहास लिखा कैसे जा रहा है, ठीक है, इतिहास का लिखने का आधार क्या है, वही अगर आपको नहीं पता तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सो हम जब बिहार की हिस्ट्री को समझते हैं, सो हमारा दो तरीका है, दो तरीके से बिहार के इतिहास को समझते हैं। दो तरीका कौन कौन सा है आपका? दो तरीका जिससे हम लोग बिहार के इतिहास को समझेंगे, बिहार हिस्ट्री। फर्स्ट इज योर आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल मतलब जो आपका पुरातात्विक अवशेष है। दूसरा आपका है लिटरेरी, जो कि आपका साहित्यिक जो भी पुस्तकें हैं, किताब हैं, लिटरेचर है, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल में आपको पुरातात्विक में याद रखना है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। एग्जाम्पल बस बता रही हूँ, क्वाइंस, सिक्के, ठीक है, अगर उस टाइम पे क्वाइंस मिलते होंगे, सिक्के मिलते होंगे, तो वो सिक्का अगर मान लो सोने का बना हुआ है, या आपको सिल्वर का, या फिर चांदी का बना हुआ है, या फिर कॉपर का, तांबे का बना हुआ है, तो उसका बनने का जो क्वालिटी है वो डिसाइड करता था कि उस टाइम पे कौन सा साम्राज्य कितने अपने आप में समृद्ध था, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा है आपका पॉटरी, ठीक है, जिसको मृत भांड बोला जाता है हिंदी में। सो ये पॉटरी जो है उस पे आपको बहुत सारे चित्र बने होते थे। पॉटरी पे आपको जनरली कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने होते थे, किसी पे आपको कोई अलग कलर यूज किया जाता था। कलर जो है वो भी इस चीज को सिग्निफाई करता था कि वो कितना अपने आप में समृद्ध या डेवलप रहे होंगे। मान लो किसी ने आपको नेचुरल कलर यूज किया है, ठीक है, जिसमें आपको बस ग्रीन है, रेड है, व्हाइट है, जो भी है। अगर किसी ने आपको रेड यूज किया तो उसका मतलब उस टाइम पे रेड यूज करने का मतलब है कि आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड से रेड आपको उत्पन्न किया जाता था। सो लोहे से आपको अगर आयरन जो है वो जिसको अगर देखोगे तो आयरन रेड कलर जो है वो कैसे उन्होंने बनाया होगा, ठीक है। इवन अगर पॉटरी अगर आपको छोटे साइज का छोटा बना हुआ है, छोटा मृतभांड है, तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा आपको जो है वो कृषि बहुत समृद्ध नहीं रहा होगा, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर आपको प्रॉस्पेरस नहीं रहा होगा, इसीलिए वो छोटे छोटे स्टोरेज करते होंगे। बट आपको पॉटरी बहुत बड़ा बड़ा अगर मृतभांड मिल रहा है तो इसका मतलब इनके पास जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन होता था, मतलब जितना वो खाते थे उससे ज्यादा वो उपजा करते थे, तो इसीलिए उस सारी चीजों को क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे। तो ये पॉटरी हमें कहीं ना कहीं उस टाइम की जो कृषि व्यवस्था थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, उस चीज को भी दर्शाता है। फिर आपका कॉइन्स, पॉटरी, नाउ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स अर्थात जो है उस टाइम पे आपको बिल्डिंग्स हो सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका फोर्ट हो गया, राजाओं के द्वारा उनका बनाया हुआ जो किला हो सकता है, या फिर इसमें मंदिर निर्माण हो सकता है, या मोनेस्ट्री हो सकता है, विहारास, चैत्यास हो सकता है, केव हो सकता है। ये सारी चीजें आपको जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ केव, फिर इसके अलावा फोर्ट, महल, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर देखोगे आप तो टेम्पल्स, अब टेम्पल्स वाले में ही आप देख लो मोनेस्ट्री हो सकता है, या फिर आपका जिसमें मोनेस्ट्री में आपको नालंदा मोनेस्ट्री में आएगा, ठीक है। फिर विहारास, चैत्यास, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो ये चीजें रिफ्लेक्ट करता था कि इनके पास कितना ज्यादा आपको धन थी, वेल्थ था। अगर मान लो किसी ने आपको बहुत बड़ा मोनेस्ट्री बना दिया तो इसका मतलब उस टाइम पे राजा जो है वो दान देने में ज्यादा विश्वास रखते थे। या फिर आपको बहुत बड़ा आपको राजमहल मिल जाता, तो इसको जैसे अब राजस्थान जाओगे तो आपको बड़े बड़े जो है वो वहाँ पे फोर्ट्स मिलते हैं। तो जितना बड़ा फोर्ट है उससे उतना पता चलता है कि राजा उस टाइम पे उतने उनके पास जो है वो धन दौलत रहे होंगे, ठीक है। तो बिहार में अगर देखा जाए तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है वो आपको ज़्यादा रिलायबल हम लोग मानते हैं। इवन बिहार की हिस्ट्री में नहीं, अदर हिस्ट्री भी जब हम लोग पढ़ते हैं, बाकी इतिहास जो बाकी राज्य का भी पढ़ते हैं, या फिर आपको राष्ट्रीय हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब भी हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को मोस्ट रिलायबल मानते हैं, ठीक है, कंपैरिजन टू द लिटरेचर जो हमारा साहित्यिक है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फेरबदल ज़्यादा नहीं हो सकता। सिक्के हैं तो सिक्के आपको जिस तरह से उनको बनाए गए होंगे वो उसी तरह का, उसी आकार, उसी रूप में होगा। जो आपको क्या पॉटरी मिला मतलब मृतभांड मिला, जैसा बनाया गया होगा उसी आकार में हमें मिला, टूटा फूटा भी मिला, लेकिन वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें जो है ऑथेंटिसिटी जो उसके साथ कोई खेल बदल या फेर बदल कुछ किया जा सकता है। जैसे हमें मिल रहा है वैसे ही चीज़ों को जोड़ के देख रहे हैं। अब इसी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, वो आता है आपका इंस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग शिलालेख बोलते हैं। अब इंस्क्रिप्शन में बिहार के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमें अशोका के समय से, जो आपको राजा अशोक थे उनके समय काल से बहुत सारे आपको शिलालेख मिलते हैं। और ये शिलालेख डायरेक्टली जो है वो हमें उस टाइम का जो अशोक थे उनके कौन से धर्म में उनकी विश्वास थी, बिहार को लेकर उन्होंने क्या क्या उन्नति करवाया होगा, या फिर आपको उनका जो कौन कौन सा बैटल्स था, कौन कौन सा उन्होंने युद्ध लड़ा होगा, ये सारी डिटेल्स हमें इंस्क्रिप्शन से मिलता है, ठीक है। सो ये इसीलिए आपको याद रखना है कि ज़्यादा रिलायबल अगर पूछा जाए, ज़्यादा पूछा जाए कि हम किस चीज़ पे विश्वास आपको विश्वास योग्य है, तो आर्कोलॉजिकल जिसको हम पुरातात्विक बोलते हैं उस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कंपेरिजन टू द लिटरेरी। अब बिहार में लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या है
उसको हम लोग ना डिटेल में देखें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बिहार के इतिहास को समझना है तो आप दोनों चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते, आपको साहित्य के साथ साथ पुरातात्विक भी स्रोत आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको बरावर केव के बारे में पूछ दिया जाता है, ठीक है, पूछा जाएगा बरावर केव कहाँ पे बना हुआ है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि जो अशोक राजा जो अशोक थे उनके शिलालेख 13 मेजर शिलालेख माने जाते हैं, इंस्क्रिप्शन माने जाते हैं, कौन सा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला है, ठीक है। फिर आपको स्तूपा जैसे कि केसरिया स्तूपा है वो आपको कहाँ पे, तो बिहार के दृष्टिकोण से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिहार का इतिहास है वो ऐसा नहीं कि कोई आके हमें सुना के गए, हम लोग उसी चीज को सुने सुनाए चीजों को लिख रहे हैं। हम अपने जो आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक आपका अवशेष है उसके आधार पर भी बिहार के इतिहास को क्या करें, समझने की कोशिश करें, उसको जीवित करने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सो इसको थोड़ा डिटेल में चीजों को देखते हैं वन बाई वन। सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक एविडेंस अगर पूछा जाए आपको, इसमें आपको क्या क्या चीजें आती है, तो जैसे पाषाण युग से आपको, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया पाषाण युग, उसमें आपको मुंगेर और नालंदा से हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। मुंगेर में मैंने आपको पैसरा बताया, फिर ठीक है मध्य पाषाण युग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग मेसोलिथिक बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है तो कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं, मैं हिंदी में बताती जा रही हूँ, इंग्लिश भी साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। सो मध्य पाषाण युग में देखा जाए तो आपको हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और जो आपको संथाल परगना है, ठीक है, और ये सारा एरिया आपको कहाँ पे, छोटा नागपुर जो पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है उस वाले रीजन में आता है, झारखंड वाले रीजन में आता है। तो मेसोलिथिक में आपको ज्यादातर जो आपको साइट कहाँ पे मिल रहा है, झारखंड में मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में एक भी साइट नहीं, आपको बिहार में आपको जो खासकर झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है उस वाले एरिया में भी आपको मध्यकालीन जो मध्य पाषाण युग के जो अवशेष है वो मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका नव पाषाण युग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साइट्स आप भूलना मत, वहां पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है, चिरांद बार बार पूछा जाता है, चिरांद कहाँ पे, सारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सो सारण के आपको चिरांद मिलता है, इसके अलावा वैशाली में आपको चेचड़, ठीक है, वैशाली में आपको चेचड़ मिलता है, सेनवार मैंने आपको बताया था, रोहतास में, ताराधी आपको कहाँ पे, गया में, ठीक है। तो इसके अलावा अब जो देखा जाए इसमें, जिसमें हम लोग पुरातात्विक के बारे में बात करें, तो पुरातात्विक में पाषाण युग से तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ से अवशेष मिल रहे हैं, जैसे कि सेनवार, चेचड़, इसके अलावा तारादी, ठीक है, फिर इसके अलावा चिरांद, पैसरा, ये सब सारे साइट हैं। नाउ अगर पूछा जाए आपको कि इसके अलावा जैसे कि कुम्हार है वो कहाँ पे, पटना में है, 80 स्तंभों का बना हुआ आपको सभागार था। अब जो क्या आपका ruins ऑफ द हॉल विद द 80 पिलर्स इन कुम्हार, ठीक है, ये कहाँ पे आपको, पटना में है, और पटना में है, और इसका संबंध किससे, आपको मौर्य साम्राज्य से डायरेक्टली है। तो ये अगर आप हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य का अगर पूछा जाए आपको पुरातात्विक अवशेष हमें कहाँ से मिला है, कौन सा अवशेष सब देखा जाए तो ये आपको कुम्हार का किला है, ठीक है, ये सभागार था, असेंबली हॉल था। अब इसके बारे में जो है वो इवन आपको मेगास्थनीज ने भी लिखा हुआ है, ऐसा उन्होंने लिखा है कि उनकी जो किताब है, उनकी जो पुस्तक है इंडिका, उसमें उन्होंने इस चीज का वर्णन किया हुआ है। लेकिन ये बात है कि आपको ये जला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि 80 पिलर्स था, लेकिन ये लकड़ी का बना हुआ था, तो इससे ये क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा हमें, ठीक है। अगर मान लो मेगास्थनीज बस लिख के जाते तो मुझसे इस चीज पे भरोसा नहीं करते, लेकिन अब ये इसका अवशेष भी मिल चुका है, तो हम दोनों चीजों को क्या करते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक जो स्रोत है दोनों को लेके चलते हैं, और तभी हम इतिहास में उस चीजों को लिख पाते हैं, ठीक है। अगर बस आपको साहित्य में लिखा रहेगा लेकिन उसका कोई अवशेष नहीं मिलेगा तो फिर उस पर क्या हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, उसी पे आपको कंट्रोवर्सी भी आ जाता है कि ऐसे कैसे आप इतिहास में ऐसी चीजों को लिख सकते हो जो कि पहले से इसके बारे में हमें पता नहीं, ठीक है। सो मौर्य एडिक्ट्स एट द लौर्य नंदनगढ़, ठीक है। सो लौर्य नंदगढ़ जो है आपका रामपुरवा है जो कि पश्चिम चंपारण में है, और इसके अलावा लौर्य आपको राज है जो कि आपको पूर्व चंपारण में है, ये सब आपको मौर्य काल से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये सब सारे अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। नाउ गुप्ता पीरियड सील्स एंड कॉइन्स फाउंड इन वैशाली, गुप्ता जैसे मौर्य साम्राज्य से तो आपको बहुत सारे अवशेष आपको बिहार में मिल जाएंगे, चाहे आपको शिलालेख के फॉर्म में मिले या फिर अगर आप देखोगे तो कॉइन्स के फॉर्म, सिक्कों के फॉर्म में मिले। गुप्ता के समय काल में आपको सील्स, ठीक है, गुप्ता समय काल में आपको मोहरे मिलते हैं और इसके अलावा सिक्के मिलते हैं, जो कि हमें गुप्ता साम्राज्य को और अच्छे से बहुत ही डिटेल्स तरीके से समझने में हेल्प करता है। आपका स्रोत जिसके आधार पे हम बिहार के इतिहास को समझते हैं, पहला तो आपको समझ में आ गया एकदम पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल में आपको बहुत सारे स्थल मिले, चाहे आपको सेनवार है, चाहे आपको चिरांद है, चाहे आपको पैसरा है, ठीक है, चाहे आपका तारादी है। तो ये सारे साइट्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है कि हमारा बिहार में भी लोगों का रहना रहा होगा, कब किस समय काल में, पाषाण युग में, स्टोन एज में, ठीक है। अगर उसके बाद अगर देखा जाए आपको मौर्य साम्राज्य में आपको कौन कौन सा पुरातात्विक अवशेष मिला है, तो आपको कुम्हार का जो फोर्ट है जो कि आपको 80 पिलर का जो कि सभागार माना जाता है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको गुप्ता साम्राज्य का सिक्का मिला, कॉइन्स मिला, और जो है मोहरे मिले, सील्स मिले। ना लिटरेरी सोर्सेस, कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू द सतपथ
ब्राह्मण, ठीक है। अब ये शतपथ ब्राह्मण, अब इसका कनेक्शन हम लोग, अब हमने वहां तक अगर देखा तो उसमें मौर्य और किसके बारे में, गुप्ता साम्राज्य के बारे में देखा। अब लिटरेरी सोर्सेज में अगर पूछा जाए आपको, पहला जो है हमें अवशेष, आर्कोलॉजिकल पूछा जाए तो हम तो डायरेक्टली बोल देंगे कहाँ से, पाषाण काल से। लेकिन साहित्यिक अगर पूछा जाए कि साहित्यिक जो आपका स्रोत है, उसका पहला जो है हमको अवशेष या जो है जो भी एविडेंस बोला जाए, वो पहले बार कहाँ से मिलता है, कौन से युग से मिलता है। तो अगर यहाँ पे पाषाण युग डाल दिया जाएगा ऑप्शन में, तो क्या आपको क्या लगता है, पाषाण युग सही होगा आंसर? अरे बिल्कुल नहीं, कैसे सही होगा? पाषाण युग में तो आपका लिखने का जो परंपरा शुरू ही नहीं हुआ था, लोग लिखते कहाँ थे वहां पे, बस चित्रकला बनाते थे, ठीक है। और उस चित्रकला में आपको लिखते थोड़ी थे, तो लिखने की जो प्रक्रिया है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू तो जरूर हुई थी, लेकिन क्या उनकी जो लिखी हुई लिपि है उसको हम जान पाए आज तक? अरे उसमें पैसा वैसा भी दिया गया, अगर आप अपना मेहनत लगाना चाहते हो तो लगा के थोड़ा जानकारी इकट्ठा करो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बिहार में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सो वो भी नहीं होगा आपको। तो लिखने की प्रक्रिया के बारे में अगर पूछा जाए पूरी तरीके से, जो हमारे समझ में, जिसको हम समझ सकते हैं, वो कब से स्टार्ट होता है आपको, वैदिक समय से माना जाता है, ठीक है। वैदिक जो आपका सभ्यता है, वैदिक कल्चर है, वहां से लिखने की परंपरा को हम लोग अपने इतिहास के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। वो नहीं बात करेंगे कि लिखने की परंपरा तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुई थी, लेकिन वो लिखा हुआ तो हमारे समझ के परे है ना, उसको तो हमने आज तक डेसिफर ही नहीं किया, उसको तो हमने डिकोड ही नहीं किया। वो ऐसे साइन लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज होते हैं ना जो हमारे समझ के परे होते हैं, तो वो हमारे समझ के परे आज तक कोई समझ नहीं पाया, ठीक है। लेकिन जो लिखा हुआ है और जिसको हम समझा जा सकता है, वो आपको वैदिक समय काल से। तो बिहार के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा, जैसे पूरे ओवरऑल हिस्ट्री में पूछा जाता है तो हम ऋग्वेद बोल देते हैं, लेकिन ऋग्वेद में हमारे बिहार के बारे में रेफरेंस नहीं है, ठीक है। अब जो यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण है, ये कौन से वेदा से संबंध रखता है? ये तो एग्जाम में बड़े आसानी से आप बता के आ जाओगे कि बिहार के बारे में अगर पूछा जाए, हमें लिखित रूप से पहले बार जो है वो बिहार का जानकारी कहाँ से मिलता है, तो हर कोई बोल देता है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद से संबंध रखता है, ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। सो शतपथ ब्राह्मण आपका यजुर्वेदा से संबंध रखता है, ठीक है। यजुर्वेद जो है, इससे आपका संबंध है किसका, शतपथ ब्राह्मण का। और इसमें आपको आर्यन सिविलाइजेशन स्प्रेड बोथ साइड ऑफ द गंगा, ठीक है। जब हमने पहले आपको वैदिक जो इतिहास बताया था, वैदिक इतिहास में हमने देखा था वेद को भी दो भागों में, जो वेद आपका संस्कृति है उसको दो भाग में बांटा गया आपको, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक। जो प्रारंभिक वैदिक है वो आपको गंगा की नदी के किधर था, किस साइड था, जो हम लोग मैप में देखते हैं। सो इधर आपको यूपी है, ठीक है, यूपी वाला, इधर यूपी वाला बिहार वाला एरिया, बट इस साइड था ना आपको अर्ली, जब आपको नॉर्थ वेस्टर्न जिसको बोलते हैं। तो वैदिक सभ्यता जहाँ पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पे थी, वहीं के आसपास आपको पंजाब वाले एरिया में क्या होता है, विकसित होता है। कौन सा, अर्ली वैदिक की बात करियो, पूर्वी वैदिक की बात करियो, बट वो धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते जब आपका उत्तर वैदिक समय काल आता है, तो आपको इधर से शिफ्ट होकर कहाँ पे चला जाता है, आपको उत्तर प्रदेश और बिहार वाले एरिया में जाता है। तो याद रखना, आपको पूछा जाए कि पूर्वी पूर्वी जिसको हम लोग अर्ली वैदिक बोलते हैं, अर्ली वैदिक या पूर्वी, आपको वैदिक समय काल में क्या जो है वो इसका हमें अवशेष मिलता है बिहार में, तो नहीं है मिलता है, ठीक है। याद रखना है कब से मिलता है हमें, शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण जिसको हम लोग यजुर्वेद में इंक्लूड करते हैं, वो भी आपको कब लिखा गया था, उत्तर वैदिक समय काल में लिखा हुआ था। पूर्वी वैदिक में आपको, जो हम लोग अर्ली वैदिक की बात करते हैं, उसमें आपको कौन सा साहित्य पहले लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था, और ऋग्वेद में बिहार का जिक्र नहीं है, इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि चारों वेदा में बिहार के बारे में सबसे पहले कौन से वेद में जो है वो बिहार के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो उसमें ऋग्वेद भी होगा, यजुर्वेद भी होगा, सामवेद भी होगा एंड अथर्ववेद भी होगा। तो दिमाग को एकदम स्थिर रखना है और यजुर्वेद को टिक करके आना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द अथर्ववेद एंड पंचमीमांसा, ठीक है, ब्राह्मण, दोज हु wander as a ascetic and ancient बिहार वेयर कॉल व्रत्याज, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ आपको, अथर्ववेद, यहाँ पे यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, शतपथ ब्राह्मण से, ठीक है। अथर्ववेद और पंचमीमांसा ब्राह्मण के अनुसार आपको प्राचीन बिहार में तपस्वी जीवन व्यतीत करने वालों को व्रत्या बोला जाता था, ठीक है। सो टर्म्स पूछा जाता आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ना, जो प्राचीन इतिहास है वहां से जो डिफिकल्ट सवाल बनते हैं वो किस चीज से बनते हैं, या तो आपको बुक एंड ऑथर पूछा जाएगा, जो आपको किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, जैसे कि आपको अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा, मेघदूतम किसने लिखा, या फिर आपको कटिकम किसने लिखा हुआ है, फिर आपको पूछा जा सकता है देवी चंद्रगुप्तम बुक किसने लिखा हुआ। तो ये पुस्तक के नाम और उसके ऑथर पूछे जाते हैं किसने लिखा हुआ है, बस। उसके अलावा जो आपको प्राचीन भारत में जो टर्म्स होते हैं, जो शब्दावली है, वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, तो शब्द पे ध्यान देते जाना आपको। अगर पूछा जाए कि व्रत्याज ये टर्म्स का मतलब क्या होता था, तो ये आपको अथर्ववेद में इस शब्द का जो है वो वर्णन किया गया, जिसके आधार पे जो प्राचीन आपको बिहार में तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले लोग होते थे उनको व्रत्याज बोला जाता था, ठीक है। जो मोनेस्टिक लाइफ, जो आपको पूरे तरीके से तपस्वी जीवन जी रहे ना, जिनको एकदम
मोह माया से कोई नहीं। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, अब सारे स्टूडेंट तो वैसे नहीं होते, कुछ लोग जो होते हैं वेबसाइट वेब सीरीज सब देखते हैं, तो वो वाले स्टूडेंट नहीं जो आपको एकदम पूरे तरीके से डिवोटेड होते हैं पढ़ाई के प्रति। उनको मतलब दुनिया में कहाँ पे क्या चल रहा है कोई लेना देना नहीं है उनको। उनके घर में भी कोई त्यौहार हो जाए तो वो अपने उनको लगता है कि मुझे ये परीक्षा निकालना है, तो वो पूरे तरीके से परीक्षा में क्या होते हैं, इंडल्ज होते हैं, उनको इधर उधर की बाकी बातों पे भी ध्यान नहीं होता है। सो तपस्वी जीवन जो जीने वाले लोग थे, और कहाँ पे, खासकर कौन से एरिया में, ये प्राचीन बिहार में तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को व्रत्यास बोला गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदास द अनटचेबल पीपल दिस रीजन वेयर कॉल्ड कीकार। ठीक है। सो ये देखो ऋग्वेद का भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन अगर पूरे तरीके से ज्योग्राफिकली भौगोलिक रूप से आपको बिहार के बारे में कोई जानकारी देता है तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद याद रखना। बस आपको ये ऋग्वेद से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कीकात शब्द का मतलब बस समझ लो, इसका रेफरेंस हमें ऋग्वेद में मिलता है। अब इसको लेके क्लैरिटी नहीं, ठीक है। इतिहास में बड़ा आपको जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें होती है, बोलते कुछ है लिखा कुछ जाता है, होता कुछ है। सो उन सारी चीजों पे नहीं जाना आपको। कीकात शब्द आपको याद रखना कि कहाँ पे लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा, जिसका मतलब होता है कि अनटचेबल्स को उन्होंने कीकात बोला हुआ था, जिसको अनटचेबल याद रखना आपको, जिनको ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के अछूत लोगों को कीकाट कहा जाता था। अब पुराण रामायण और महाभारत में भी आपको रेफरेंस बिहार के बारे में मिलता है। ठीक है। इसके अलावा बुद्धिस्ट लिटरेचर सच एज अभिधम्ब पीटक, विनय पीटक और सुत्त पीटक, ये तीन आपको बास्केट बोला जाता है। तीन आपको ऐसे पुस्तक बोली जाती है जिसका डायरेक्ट जो है वो किससे कनेक्शन है, बुद्धिज्म से है। एंड इन तीनों पुस्तक में जो है वो बुद्धिज्म के बारे में लिखा हुआ। अब ये भी पुस्तक जो है वो अपने आप में बड़ा दिमाग को खराब करती है, समझ में नहीं आता है क्या बोला जा रहा है इसमें, इतना कौन सा क्या, किस चीज में क्या क्या चीजें। तो एक बार इन तीनों पुस्तक के बारे में समझ लेते हैं। अगर पूछा जाए आपको किसके बारे में, जैसे कि आपका अभिधम्म पीटक है, तो अभिधम्म पीटक जो है इसको, इसकी रचना जो है, इसको बनाया कंपाइल कब किया गया था, तो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जब मैं बुद्धिस्ट काउंसिल बताऊंगी तब भी पढ़ाऊंगी, बट आपको याद नहीं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम पे हुआ था, अशोक के टाइम पे। ठीक है। तब इसको बनाया गया, इसका कंपाइलेशन किया गया था। अब अभिधम्म पीटक में क्या है, जो आपको जो आप बुद्धिज्म के बारे में समझते हो, जिसमें दार्शनिक चीजें, फिलोसफिकल चीजें जो हमें कुछ समझ में नहीं आती, ठीक है, हमारे सर के ऊपर से जाती है, जो फिलोसफिकल चीजें, जैसे आपको अगर देखा जाए तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात किया गया। ठीक है। इसमें आपको बुद्धिज्म में बहुत सारे फिलोसफिकल चीजें हैं। ठीक है। तो वो फिलोसफिकल चीजें जो है, दार्शनिक चीजें हैं, वो आपको अभिधम्म पीटक में उसके बारे में जानकारी मिलती है। सो आपको फिलोसफिकल एस्पेक्ट अगर पूछा जाए बुद्धिज्म का, उसको बहुत ही एकदम सिंपल तरीके से समझाएगा कहाँ पे, अभिधम्म पीटक में। फिर अगर आपको पूछा जाए विनय पीटक, विनय इंसान का नाम है, ठीक है, और वो अपने लाइफ में काफी डिसिप्लिन है, इससे याद रखना आपको। अभिधम्म से, अभिधम्म जो है वो दार्शनिक चीजें बात करता है, जो विनय है वो आपको लाइफ में बहुत डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है। सो डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन रखना है, किसके लिए क्या नॉर्म्स होना चाहिए, किसको किस तरह से जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करना है, बुद्धिज्म से अगर आप जुड़ोगे तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं, वो सारी चीजें आपको कहाँ पे मेंशन है, रूल्स के बारे में अगर पूछा जाए। सो विनय पिटक में इतना बस बेसिक बेसिक सही आपको सवाल पता होना चाहिए, रूल्स से रिलेटेड आपको चीजें जो है बुद्धिज्म से। विनय पिटक में लास्ट है आपका सुत्त पिटक। अब ये सुत्त पिटक जो है ये काफी एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। अब ये ओरिजिनल है, अपने आप ओरिजिनल है किस चीज के लिए, जो ओरिजिनल टीचिंग है, जो गौतम बुद्धा ने जो भी इन्होंने उपदेश दिए थे, जो भी उन्होंने जहाँ भी उन्होंने अपना जो है वो प्रचार प्रसार किया था, उन्होंने जहाँ भी जो कुछ भी बोला था, उनकी ओरिजिनल टीचिंग अगर पूछा जाए आपको तो ये सुत्त पिटक में लिखा हुआ है ना। सुत्त पिटक में दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, वो है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है। अंगुत्तर निकाय भी जो है वो किस चीज का पार्ट है, सुत्त पिटक का। और यही अंगुत्तर निकाय जो है इसमें आपको 16 महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है, जो हम लोग 16 महाजनपद आगे पढ़ेंगे। तो हर चीज के पीछे, हर चीज का एक ना एक स्रोत होता है। जैसे हम लोग पूरे इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो इतिहास के बारे में ऐसे तो नहीं बात कर रहे थे कि कहीं किसी ने कोई बोला और कहीं से हमने कुछ सुन लिया, ऐसा तो नहीं है। एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो एनसीईआरटी को भी लिखने के लिए, जो अगर आपने देखा अभी हाल फिलहाल में एनसीईआरटी को रिवाइज किया गया, तो रिवाइज जब किया गया, उसको नया जब लिखा गया, वापस रीराइट किया गया, तो उसमें आपको बहुत सारे स्रोत का नाम आप देखोगे लिखा होता है, साइड में बताया जाता है कि यहाँ से हमने ये चीजें लिया है। तो वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो अपने आप में सही होना चाहिए। तो सुत्त पिटक एक ऐसा सोर्स है जिसमें हम लोग महाजनपद के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में पहले बार जानकारी दिया जाता है। इसके अलावा एक और पुस्तक है जिसका नाम है भगवती सूत्र, जो कि जैनिज्म से आपको संबंध रखता है, उसमें भी महाजनपद के बारे में बोला गया। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको साहित्यिक स्रोत। जो नेक्स्ट है आपका है वो है दिग्घ निकाय। ठीक है। दीपवंश, ये सब आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इसमें भी आपको बिहार के बारे में रेफरेंस मिलेगा। लिटरेचर है जिसको हम लोग लोक साहित्य बोलते हैं, जिसमें आपको भद्र भाई,
जैसे अब बाकी हमने पुस्तक देख लिया ना, जैसे बुद्धिज्म से, जैनिज्म से। अब यहाँ पे कुछ ऐसे जो लोक साहित्य है जिसमें आपको भद्रबाहु के आपका कल्प सूत्र है, ये नाम याद रखना आपको, जिसमें प्रश्न उत्तर किया गया ग्रंथों का, और चंद्रगुप्त मौर्य समय से। अब चंद्रगुप्त आपको मौर्य साम्राज्य से हैं, मौर्य साम्राज्य के जो है संस्थापक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। तो उनके बारे में अगर लिखा गया उस टाइम पे, वो बिहार में ही अब उनका राज्य होता है, मगध बिहार में। मगध अगर बोल रही हो तो बिहार का अगल बगल का भी एरिया है, तो इसका मतलब बिहार के बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन हो रहा होगा। तो आपको याद रखना है कि भद्रबाहु का पुस्तक है कल्पसूत्र, उसमें भी बिहार के बारे में हमें रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ था मेगास्थनीज का विजिट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। तो मेगास्थनीज आपको भारत जो आपको आते हैं चंद्रगुप्त के राज्य में आते हैं और मौर्य साम्राज्य के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में लिखते हैं। और इसी में आप लोगों को जो मैंने कुम्हार का पटना वाला जो फोर्ट बताया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, बिहार में लोग कैसे रहते थे, और इसके अलावा बहुत सारे उनके जो इवन जो है वो जानकारी देते किस तरह से साम्राज्य को चलाया जाता था। ये सारी डिटेल हमें मेगास्थनीज की पुस्तक से मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज रिलायबल सोर्स जो है वो हमारे लिए वो है फाहियान विजिट द इंडिया इन द 5th century CE, डिस्क्राइब द मगध। सो फाहियान जो आपको आते हैं, ठीक है, फाहियान किसके समय काल पे आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के टाइम पे आते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य वाले नहीं, गुप्ता साम्राज्य वाले याद रखना आपको। तो C2 याद रखना आप, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आपको कौन आते हैं? फाहियान आते हैं। और फाहियान जो है वो भी आपको जो है किसके बारे में लिख के जाते हैं वहां पे? गुप्ता साम्राज्य के बारे में लिखते हैं। और गुप्ता साम्राज्य खासकर पाटलिपुत्र के बारे में काफी ज्यादा इन्होंने लिखा हुआ था। फिर नेक्स्ट ट्रैवलर जो है यहाँ पे लिखा हुआ, हिंदी में ही लिखा, तो हिंदी में इस चीज को देख लेना। हुनसेंग, ठीक है, इनको हुनसेंग बोला जाता है, ज्वांगजेंग बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक इत्सिंग भी आते हैं इसी समय काल में, और ये हर्षवर्धन के टाइम पे आएंगे। अगर पूछा जाए उत्तर भारत में किसका राज था, तो हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन का राज था आपको कन्नौज में। इसके अलावा आपको भास्कर वर्मन थे आसाम में, ठीक है। बहुत सारे राजा थे उस टाइम पे, कंटेम्प्रेरी राजा। तो वो जो आपको ज्वांगजेंग आते हैं वो नालंदा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल लिख के जाते हैं, और उससे हमें बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये कब आते हैं आपको? किंग हर्ष के टाइम पे 637 CE में आते हैं। नेक्स्ट है चाइनीज ट्रेवलर इत्सिंग, जिनके बारे में मैंने बताया। ये भी आपको नालंदा और विक्रमशिला जो आपको विश्वविद्यालय है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो अभी तक अगर आपको देखा जाए तो साहित्यिक जो आपका एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें आपको याद रखना है, जैसे कि वैदिक समय काल से कनेक्शन है, ठीक है। खासकर सतपथ ब्राह्मण आपको याद रखना है। बुद्धिस्ट तो जो आपका टेक्स्ट है, चाहे सुत्त पिटक है, अभिधम है, विनय पिटक है। फिर आपको कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु लिखते हैं, आपको जैन जो है धर्म से संबंध रखते हैं। फिर अभी हमने देखा कि जो फॉरेन ट्रैवलर आ रहे हैं, जो बाहर से आपको विदेशी यात्री आ रहे हैं, गंतव्य जो कर रहे हैं यहाँ पे आके, वो भी जानकारी देके जा रहे हैं, जैसे कि ज्वांगजेंग है, इत्सिंग है, या फाहियान के रूप में उनका नाम याद रखना है। और किनके समय काल में आ रहे हैं ये भी आपको साथ के साथ याद करते हुए चलना है। अराइवल्स ऑफ आर्यंस। अब ऑल्दो आर्यंस का आना, ये थ्योरी जो है वो उसको खारिज कर दिया गया, एनसीईआरटी में भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और अपने आप में कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। बट आपको बस याद रखना है कि आर्यंस बिगेंस टू मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक। जो पोस्ट वैदिक है, जब वैदिक काल खत्म हो जाता है, जहाँ से महाजनपद शुरू होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो मूव करके किधर आते हैं? बिहार की तरफ, मतलब यूपी और बिहार के साइड आते हैं। सतपथ ब्राह्मण मेंशन द अराइवल ऑफ, और सतपथ ब्राह्मण इस चीज को जो है इस चीज के बारे में लिखता है कि आर्यंस जो वो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वाराह पुराण है जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है किक्कत के बारे में। इसके अलावा गाया, पुनपुन और राजगीर जो है वो कंसिडर्ड ऑस्पिशियस प्लेस। तो ये आपको ऑलरेडी जब हम लोग बिहार को और डिटेल में देखेंगे तो इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ से महाजनपद के बारे में आपको पता रखना है। महाजनपद में भी आपको 16 के 16 महाजनपद, तो वैसे ठीक है, अगर एक बार देख लेते हो तो इसमें कोई हानि नहीं है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ खराबी नहीं होगा, एक बार देख सकते हैं। लेकिन आपको बिहार के दृष्टिकोण से 3 महाजनपद के बारे में ही पता होना चाहिए, जो कि आपको मोर देन इनफ माना जाएगा। 3 महाजनपद जो कि जिसका डायरेक्टली कनेक्शन बिहार से था, ठीक है। एक तो आपका मगध हो जाएगा, दूसरा आपका वज्जी हो जाएगा जिसको हम लोग वृज्जी भी बोलते हैं, वैशाली भी बोलते हैं, और तीसरा आपका अंग हो जाएगा, ठीक है, जिसका राजधानी चंपा था, ठीक है। प्रेजेंट डे आपको अंग कहाँ पे है? भागलपुर और मुंगेर वाले एरिया में है। और जो वज्जी है वो वैशाली वाला, हाजीपुर वाला जो एरिया उधर है। और मगध जो है आपका पाटलिपुत्र, जो नालंदा, ये सब एरिया आता है उसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आपको याद रखना है कि इस चीज के लिए महाजनपद, 3 महाजनपद, यही पूछा जाता है कि 3 महाजनपद जिसका बिहार से डायरेक्टली संबंध था, तो बिहार में है, तो ये तीनों का याद रखना है। सो बुद्धिस्ट और जो जैन लिटरेचर है वो आपको महाजनपद की जानकारी हमें देते हैं। और इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 6th सेंचुरी में आपको महाजनपद का क्या होता है? उद्भव होना, शुरुआत होता है। नाउ आपको याद रखना है कि बुद्धिस्ट और जैनिज्म में मैंने आपको बताया कौन सा साहित्य है जो कि डायरेक्टली आपको रेफरेंस देता है। बुद्धिज्म अगर देखा जाए तो आपका कौन सा है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अगर याद है तो, अगर
तो बताना आप लोग, ठीक है। जैनिज्म लिटरेचर में आपको भगवती सूत्र है, ठीक है। सो ये आपको महाजनपद के बारे में जानकारी देते हैं, और इसके इस समय काल आते आते आपको क्या हो जाता है, इवन आपको जो भज्जी यहाँ पे दिया है उसके में आपको पहला गणतंत्र का हमें रेफरेंस मिलता है विश्व में, बिहार में नहीं पूरे राज्य में। इसी चीज को तो हम फ्लॉन्ट करते हैं सबके सामने, क्या बोलते हैं, हमने विश्व को क्या दिया था, पहला गणतंत्र राज्य दिया था, जिसको जिसको वैशाली बोला जाता था, गणराज्य। नेक्स्ट आपका है अंग, ठीक है। अंग के बारे में देखा जाए तो मॉडर्न डे आपको भागलपुर और मुंगेर वाले डिवीजन में आता है, बिहार में आता है। पार्ट्स ऑफ साहिबगंज एंड जो गोडा डिस्ट्रिक्ट है आपका झारखंड, उस वाले एरिया में आता है। सो प्लेस जनरली आपको यही पूछा जाता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको अंग जो है वो महाजनपद कहाँ तक उसकी फैलाव थी, तो भागलपुर और मुंगेर में आपको याद रखना है। मगध आपको याद रखना है, और जो अंग है उसका कैपिटल क्या था, चंपा था, ठीक है। नाउ द स्टेट दैट्स इंक्लूड द पटना एंड गया डिवीजन, जो मगध है वो आपको उसमें पटना और गया वाला डिवीजन आता है विद इट्स इनिशियल कैपिटल। राजगीर थी इसकी इनिशियल कैपिटल। वैसे भी अगर आपको पूछा जाता बिहार की जो है पहली राजधानी क्या थी, तो राजगीर ही रही थी। राजगीर से बदल के उसको वैशाली किया गया था, वैशाली से बदल के फिर से पाटलिपुत्रा किया गया था, तो बार बार आपको बदलता रहता है, बट पहला आपको बस याद रखना है राजगीर था। और इवन मगध का कैपिटल अगर पूछा जाए तो राजगीर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वज्जी, जिसको वृज्जी भी बोला जाता है, वैदेही से इसका जो कि मिथिलांचल वाला एरिया है उससे भी इनका कनेक्शन था। सो फेडरेशन ऑफ 8 ट्राइबल रिपब्लिक्स, जो आपको 8 गणराज्य का क्या था, ये जो है सम्मेलन था, ये 8 गणराज्यों को मिला के बनाया गया था, इसीलिए इसको रिपब्लिक बोला जाता है। अब आपने बार बार गणराज्य आप सुन रहे हो, उसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसमें 8 जो आपको जनजातीय थे, ट्राइबल चिफडम थे, वो एक साथ आते थे और वो इलेक्शन करते थे, और उनमें से जो सबसे सही होता था उनको राजा बनाया जाता था। बाकी अगर आप बाकी 16 महाजनपद में आप देखोगे तो इवन आपको याद रखना कि इकलौता आपको जो है यहाँ पे ये सिस्टम नहीं था, इसके अलावा भी आपको मल्ला में भी आपको मिलता है जो कि अलग महाजनपद है, बट बिहार के हिसाब से आपको ब्रजी याद रखना है। सो जनरली इसमें क्या होता था, इलेक्शन किया जाता था और इलेक्शन के बेसिस पे राज्यों को चुना जाता था। लेकिन बाकी जो महाजनपद होते थे वहां पे ऐसा नहीं होता था, राजा का बेटा राजा बनता था, ऐसा जो नियम कानून होता था। मल्ला जो ये अनदर फेडरेशन ऑफ रिपब्लिक था, यहाँ पे भी जो हम लोग गणराज्य के बारे में बात करते, पहला गणराज्य ब्रजी या बज्जी हो जाएगा, लेकिन मल्ला में भी आपको गणराज था, ये याद रखना, ये गलती हो जाता क्वेश्चन। मल्ला कहाँ पे था मॉडर्न डे, जो आपको बस्ती गोरखपुर वाला एरिया है, आपको सिद्धार्थ नगर वाला डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको यूपी में है, ठीक है। तो इसका कैपिटल कुशीनगर था और पावा, 2 कैपिटल है, ठीक है। कुशीनगर और पावा 2 कैपिटल है किसका, मल्ला का। काशी, ठीक है, पुराना नाम किसका था, बनारस का पुराना नाम। करेंटली एरिया ऑफ वाराणसी विद द कैपिटल इट्स वाराणसी, बनारसी इसका कैपिटल था। कोसाला, दिस इज इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ सच एज फैजाबाद, ठीक है। गोंडा, इसका कैपिटल आपको श्रावस्ती है, कैपिटल सबका याद रखना है। कोसाला का कैपिटल श्रावस्ती है। और जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो कोसाला का देखेंगे, खासकर जब आप आजाद शत्रु के बारे में पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वत्स, ये मॉडर्न डे आपको डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, इलाहाबाद में है, मिर्जापुर वाले एरिया में। इसका कैपिटल आपको कोसाम्बी था। मैप पे भी चीजों को दिखाऊंगी तो याद हो जाएगा। चेदी जो था वो आपका बुंदेलखंड में था, इसका कैपिटल क्या था, सुक्तिमती। कुरु, ये कहाँ पे आपका, तो ये यमुना रिवर के पास है, आपको कौन सा, हरियाणा वाले और दिल्ली वाले रीजन में, इसका कैपिटल इंद्रप्रस्थ था। पंचाल, ये रिवर यमुना रिवर के पास, ये भी उत्तर प्रदेश में, इसका कैपिटल अहिछत्र था। नेक्स्ट है आपका सुरसेन, ये मैं इसको इतना जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेशनल हिस्ट्री का पार्ट है, राष्ट्रीय आप वहाँ पे पढ़ोगे, बस आपको बिहार के हिसाब से तीनों चीजें याद रखना है। बाकी जो लिटरेरी सोर्सेज मैंने बताया और जो आपको सोन एज वाला बताया वो आपको याद रखना है। ये ब्रज वाला एरिया है, इसमें कैपिटल आपको मथुरा है। मत से आपको कहाँ पे, राजस्थान वाले एरिया में, भरतपुर और जयपुर वाले एरिया में, तो ये अवंती, ठीक है। अवंती मॉडर्न डे आपको मालवा उज्जैन वाला रीजन है, और ये इसका कैपिटल उज्जैन और महेशमती दोनों था। बाहुबली अगर देखा आपने तो महेशमती जरूर सुना होगा। अस्मक, ये आपको कहाँ पे है, ये लोकेट करता है आपको सबसे साउदर्न, दक्षिणी अगर पूछा जाए ना महाजनपद, इवन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा, तो अस्मक था। गोदावरी रिवर, उसका कैपिटल कोटान था, ठीक है। गंधारा, ये आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में फैला हुआ है, तो ये तक्षशिला वाला याद रखना। कंबोज, ये इसको आइडेंटिफाई किया जाता है जो आपको पाकिस्तान वाले एरिया में प्रेजेंट वहां पे है, तो ठीक है। तो यहाँ तक ये चीजें आपको 16 महाजनपद था। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, ज्यादा सही से आपको समझ में आ जाएगा। ये बिहार का मैप है, बिहार के मैप के साथ ही चीज को अटैच करके वो चलोगे, बट यहाँ पे देखो 16 महाजनपद दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो बिहार के हिसाब से बस देख लेते हैं। बिहार में आप देखो भज्जी वैशाली वाला एरिया हो गया, अंग वाला एरिया कहाँ पे हो गया, ये चंपा और मगध, ये रहा आपका मगध, ठीक है। तो ये तीनों एरिया आपको याद रखना है क्योंकि यहीं पे आपको, क्योंकि बिहार स्पेशल है तो बिहार का ही हिस्ट्री आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे एंशियंट जो हमने देखा है सोर्सेज, ठीक है, जो स्रोत देखा है हमने, उसमें
जैसे वैदिक टेक्स्ट में पूछा जाए तो हमें थोड़ा बहुत, आपको यजुर्वेद में तो सबसे ज़्यादा रेफरेंस मिलता है, अथर्ववेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में बस एक शब्द का यूज़ किया गया कीकात, ठीक है, जिसको अछूत लोग जो होते थे, अनटचेबल, उनके लिए यूज़ किया जाता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको बिहार का रेफरेंस विनय पिटक, सुत्त पिटक और जातकास में मिलता है, ठीक है। फिर महाभारत में भी आपको जो है वो अंग का बात किया गया और मगध के बारे में बात किया, इंपॉर्टेंट है। ट्रेवलर्स का अकाउंट जो आपको बाहर से विदेशी यात्री आए थे उसमें आपको फाहियान, जुनजैन और गस्थनीस का याद रखना है, जिन्होंने पाटलिपुत्र जो है पटना के बारे में, वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसे थे, आपको पॉलिटिकल कंडीशन का था क्या था, वो सब सारी चीजें पता चलती। इंस्क्रिप्शन शिलालेख किनका किनका जरूरी है, अशोक का, गुप्तास के समय काल में भी आपको ताम्रलिप्त लिखा जाता, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और जैन टेक्स्ट में अगर पूछा जाए तो ये भद्रबाहु के बारे में मैंने बताया आपको, कल्प सूत्र, वो इंपॉर्टेंट हो जाता। तो ये पूरा लेक्चर था आपको जिसमें हमने पाषाण युग से लेके महाजनपद, जिसमें आपको बिहार के रेफरेंस में देखा जाए, उसको डिटेल में देखा। अगर आपको लगता है कुछ और सजेशन की जरूरत है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।